हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू मैथ्स बाय सुमित सर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 18 जुलाई 2017 में जो जेल प्रेरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दी गई संख्या श्रेणी में गलत पद निकालना है। ठीक है, ये जो पद दिए गए हैं इनमें से गलत पद छांटना है हमें। तो सीरीज़ देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज़। ठीक है, अब एक के बाद दो आया है, दो के बाद 12 आ गया है, 12 के बाद 63 आ गया है, 63 के बाद 316 आ गया, फिर 1704, फिर 10,440। मतलब एकदम से संख्या बड़ी होती जा रही है। अगर एकदम से संख्या बड़ी होती जा रही है इसका मतलब है इसमें प्लस माइनस तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, सीरीज़ में कैसी सीरीज़ बन सकती है ये कि या तो ये गुणा के रूप में बढ़ रही होगी या फिर गुणा के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि एक के बाद दो कैसे आया भाई। एक के बाद दो कैसे आया भाई, एक में दो का इंटू हुआ होगा तब दो आ गया। फिर दो के बाद 12 कैसे आया, दो में भाई 6 का इंटू हुआ होगा तो 12 आ गया। ठीक है, फिर 12 के बाद 63 कैसे आया, 12 में किसका इंटू करेंगे 63 आ जाए। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है भाई कि 12 के बाद 63 आ जाए। ठीक है, इंटू करने पर। तो ये तो भाई अपना गलत है, ये नहीं है सही। ठीक है, अब क्या सोच सकते हैं हम कि इंटू के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। तो एक के बाद दो कैसे आया ये फिर से सोचिए आप। एक में एक का इंटू हुआ, ठीक है, फिर क्या जोड़ा कि दो आ गया, एक जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया दो। ठीक है, फिर दो के बाद 12 कैसे आया भाई, दो में दो का इंटू हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जोड़ा होगा कि 12 आ गया। इनने भाई दो का दो में इंटू किया, चार, चार में फिर 8 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। ठीक है भाई। ठीक है, अब 12 के बाद 63 कैसे आया। अभी देखो भाई, एक का इंटू हुआ था, दो का इंटू हुआ था, अब तीन का इंटू करके देखते हैं। ठीक है, 12 में तीन का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 36। 36 में क्या जोड़ेंगे कि 63 आ जाए, 36 में भाई 27 जोड़ेंगे तभी 63 आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या सीरीज चल रही है यहाँ पर। एक एक मतलब क्या होता है भाई, एक का घन। ठीक है, एक का घन। ठीक है, 8 मतलब क्या होता है, दो का घन। 27 क्या होता है, तीन का घन। मतलब एक में एक का इंटू हुआ और एक का क्यूब जोड़ दिया, दो में दो का इंटू हुआ और दो का क्यूब जोड़ दिया, इसमें तीन का इंटू हुआ और तीन का क्यूब जोड़ दिया। तो चौथी सीरीज क्या बनेगी भाई, फिर 63 में चार का इंटू होगा और चार का घन क्या होता है 64। अब देखते हैं भाई अगली संख्या मिलती है कि नहीं। 63 में चार का इंटू करेंगे तो ये होता है भाई 252। 252 में 64 जोड़ेंगे तो भाई आ जाएगा 316। मतलब ये 316 भी सही है। अब अगला पद देखते हैं, 316 के बाद 1704 आता है कि नहीं। 316 में किसका इंटू होगा भाई, 316 में 5 का इंटू होगा। फिर क्या जोड़ेंगे, 5 का घन क्या होता है, अभी एक का घन, दो का घन, तीन का घन, चार का घन, अब 5 के घन की बारी, 5 का घन 125। ठीक है भाई, अब 216 का 5 में इंटू करने पर मिलता है भाई 1580। 1580 में जब 125 को जोड़ते हो आप तो भाई 1704 तो कहीं से नहीं मिलता। जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1704 तो कहीं से नहीं मिलता। मतलब अपना गलत पद कौन सा है, ये 1704। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21704। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आए हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके लिए आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो रेक्टेंगल, आयत, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। और पैरामीटर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भाई परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई हमारे पास होगी तो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, पैरामीटर निकालना है। लंबाई है क्या अपने पास, क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, लंबाई नहीं दी है। ठीक है, लंबाई निकालना पड़ेगा। और चौड़ाई कितनी दी है भाई, 54, यहाँ पर रख दिया अपन ने 54। अब लंबाई निकाल कर लंबाई की जगह रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, अपना पैरामीटर परिमाप निकल जाएगा। अब लंबाई कहाँ से निकालेंगे, इन्हें दिया है क्या भाई, क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है इन्हें 1080,
लेंथ हमें निकालना है और बी मतलब चौड़ाई दी है इनने 54 से अगर 1080 को काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, तो यहाँ से लंबाई मिल गई भाई हमारे पास 20। ठीक है, लंबाई की जगह रख देते हैं हम 20। ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 20 और 54 होता है भाई 74। 74 में 2 का इंटू करेंगे अगर तो ये आ जाएगा भाई 148। और यूनिट क्या दी थी भाई इनने, सेंटीमीटर। परिमाप की यूनिट होगी सेंटीमीटर में पैरामीटर की, तो 148 सेंटीमीटर मतलब थर्ड ऑप्शन अपना सही है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कमेंट करके बता देना मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई अपना, अगला क्वेश्चन है भाई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये मैंने पूरा वीडियो बना दिया है द्विघात समीकरण पर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लेना। पूरा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी समझ में आ जाएगी। इस टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके मैंने कुछ साइन भी बताए थे आपको। अब क्वेश्चन है अपने पास x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, अभी x² के इंटू में कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको साइन बताए थे, अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस प्लस है तो रिजल्ट किस में मिलते हैं भाई, प्लस प्लस में। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस अगर क्वेश्चन में हो तो रिजल्ट किस में मिलते हैं, माइनस माइनस। अगर प्लस माइनस हो क्वेश्चन में तो उसके रिजल्ट मिलते हैं भाई माइनस प्लस में। और अगर क्वेश्चन में माइनस माइनस है तो उसके रिजल्ट मिलते हैं प्लस माइनस में। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दो संख्या ऐसी सोचना है जिसका इंटू करने पर 6 मिल जाए और जिसको जोड़ने या घटाने पर x के इंटू वाली संख्या मिल जाए। तो ऐसी दो संख्याएं तो भाई 3 और 2 हैं। ठीक है, 3 और 2 इंटू करने पर 6 मिल गया और दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, अब ये आंसर नहीं हो गया, साइन देखो पहले। क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के रिजल्ट किस में मिलते हैं भाई, यहाँ देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस। तो x के जो दो वेरिएबल होंगे वो होंगे -3 -2। कौन सा ऑप्शन है भाई, चौथा। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये साइड चाहिए हमें। साइड कहाँ से निकालोगे? अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले ये समझ लो आप। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, सभी भुजाएं समान हो। अब यहाँ पर परिमाप दिया पैरामीटर, किसी भी आकृति का पैरामीटर मतलब इसकी सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग कितना दिया भाई, 48। और अपन को समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या पता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अगर सभी भुजाएं समान हैं, ए हैं, तो इसकी सभी भुजाओं का योग कितना हो गया भाई, ए करके जोड़ोगे तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a। और इनने ये परिमाप क्या दिया है, 48 48। तो 3 से ये कैंसिल करेंगे तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी भाई, ए का मान 16। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 16 की। तो हमें फॉर्मूले में ए की ज़रूरत थी 16, यहाँ पर हम रख देते हैं 16। ठीक है, ए की जगह 16, तो 16 का वर्ग मतलब 16 इंटू 16। 4 से 16 को काटेंगे हम 4 बार, 16 का 4 में इंटू करेंगे 64, 64 का करनी 3 में इंटू करेंगे, 64 का करनी 3 में इंटू करेंगे तो 64 करनी 3। और यूनिट क्या है भाई यहाँ पर, सेंटीमीटर। तो एरिया में जब भी एरिया निकालते हो आप तो जो भी यूनिट दी है तो उसका स्क्वायर कर दिया करो। ठीक है, तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का ऑप्शन है भाई, ये है भाई तीसरे नंबर का ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान प्रेजेंट एज का रेशो। ठीक है भाई, प्रेजेंट एज का रेशो क्या दिया भाई इनने, 8:7। ठीक है, और 6 साल बाद इनका आयु का अनुपात हो जाता है 19:17। 19:17। तो ये बोल रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात आयु का अंतर बताइए भाई।
ठीक है, आयु का अंतर बताना है 10 साल बाद। अब आप पहले ये बताइए कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान होता है, ठीक है। अभी वर्तमान में आपकी और आपके भाई की आयु मान लेते हैं, आपकी आयु 20 वर्ष है, आपके भाई की आयु 24 वर्ष है। तो अभी आपके और आपके भाई की आयु में कितने साल का अंतर हुआ? 4 साल का। 10 साल बाद आपकी आयु हो जाएगी 30 और 10 साल बाद भाई की आयु हो जाएगी 34, तब भी 4 ही साल का अंतर रहेगा ना। तो कोई भी आयु निकाल दो दोनों की, अंतर जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 10 साल बाद भी वही अंतर होगा और 10 साल पहले भी वही अंतर होगा। चलो कोई भी आयु निकाल देते हैं, अपन वर्तमान आयु निकाल लेते हैं सबसे पहले। कैसे निकालते हैं, ये पूरा चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है भाई। जिसने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना। और जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है उन तक शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ये 6 साल बाद गए, यहाँ से भी ये 6 साल बाद गए, तो दोनों का डिफरेंस सही है क्या भाई? 19 में से 8 माइनस करेंगे 11, ठीक है। 17 में से 7 माइनस करेंगे 10। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे हम? ऊपर कितने का, इन दोनों में कितने का अंतर है भाई? 1 का। तो 1 का नीचे वाली दोनों संख्याओं में इंटू कर दो। 1 का 19 में इंटू करेंगे तो 19 ही आएगा, 1 का 17 में इंटू करेंगे तो 17 ही आएगा। 19 और 17 में कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है। तो 2 का ऊपर वाली दोनों संख्याओं में इंटू कर दो। 2 का ये 8 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? ये 16, ठीक है। और 2 का 7 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है भाई। अब डिफरेंस देखो, 6 साल बड़े थे तो ये 16 से 19 मतलब 3 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। और 14 से 17 6 साल बड़े थे तो यहाँ पर कितना बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये अपनी जो 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट जो हैं वो कितने वर्ष के बराबर हो गई? 6 वर्ष के बराबर हो गई, 6 वर्ष के बराबर है। तो अपनी 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगी? 2 वर्ष के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला महाजन जो है, पहला वाला व्यक्ति, उसकी आयु कितनी है? 16 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना भाई अपने पास? 1 यूनिट का मान है अपने पास 2, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 यूनिट का मान हो जाएगा अपने पास, 1 यूनिट का मान 2, तो 16 यूनिट का मान हो जाएगा भाई 32, ठीक है। तो पहले वाले की आयु तो आ गई यहाँ से 32, और 14 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 28, ठीक है। दोनों की आयु का अंतर क्या हुआ? इसकी आयु हो गई 32 और इसकी आयु हो गई 28, दोनों की आयु का अंतर 4। वर्तमान आयु में अगर 4 साल का अंतर है तो 10 साल बाद भी 4 ही साल का अंतर होगा। आपका आंसर हो जाएगा भाई एक नंबर वाला, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 29 हो और उनका गुणनफल 100 हो, ठीक है। 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योग 29 हो और गुणनफल 100 हो। दोनों संख्याएं ऑप्शन में दी हैं, तो भाई ऑप्शन से करो ना यार। पहला ऑप्शन है 10 और 10, दोनों का योग 29 होना चाहिए और इंटू करने पर 100, इंटू करने पर 100 तो आ रहा है लेकिन योग 29 है क्या? नहीं है, तो पहला तो भाई गलत हो गया, ठीक है। 20 और 5 का इंटू करने पर 100 आ रहा है लेकिन जोड़ने पर 29 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, दूसरा गलत। 20 और 9 को जोड़ने पर 29 आ रहा है और 20 और 9 का इंटू करने पर ये 100 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन चेक करो भाई, 20 और 4 का इंटू करने पर 100 आ रहा है और 20 और 4 को जोड़ने पर 29 आ रहा है, तो चौथा क्वेश्चन अपना, चौथा नंबर का ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सरल क्वेश्चन था ये तो। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार 20,000 रुपये के अंकित मूल्य की किसी वस्तु को 7% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। अब बट्टा वाला भाई, बट्टे वाला पूरा चैप्टर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो। तो पहले तो भाई समतुल्य बट्टा निकालना आना चाहिए आपको। ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ समतुल्य बट्टे पर, ठीक है। तो समतुल्य बट्टे का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप अच्छे से देख लेना। तो अभी मैं जो करने वाला हूँ वो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या है, दुकानदार 20,000 रुपये अंकित मूल्य करता है किसी वस्तु का, 20,000 रुपये, ठीक है भाई। अब इस पर 2 छूट देता है। दुकानदार ने पहले छूट दे दी 7%, और निकालना क्या हमें? विक्रय मूल्य। अगर दुकानदार 7% छूट देगा तो बेचेगा कितने परसेंट पर? 93% पर, ठीक है। अब इसके बाद वो
वो फिर से 7% की एक और छूट देता है, 2 छूट दे रहा है ना, ये 7% की फिर से छूट दे देगा, तो फिर से ये कितना परसेंट पे बेच देगा, 93% पर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस। इसको कैलकुलेट करो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ये, और अगले 2 जीरो से ये अगले 2 जीरो कट गए। इन सब का इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन सब का जब आप इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 17,298। बहुत सरल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 8वां क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में इन्हें बोला है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये जो सीरीज़ है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह ये क्या आएगा, चौथे स्थान पर क्या आएगा। कोशिश करिए भाई सीरीज़ को चेक करने की। 110 के बाद 32, 132 के बाद 156, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, प्लस माइनस हो रहा होगा। 110 में क्या जोड़ दिया कि 132 आ गया भाई, 110 में इन्हें 22 जोड़ दिया भाई। ठीक है, 132 में क्या जोड़ दिया कि 156 आ गया। 156 में से अगर 132 माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा भाई 24 जोड़ दिया। ठीक है, 22 के बाद 24। अब हो सकता है कि 26 जोड़ दिया हो। 156 में अगर 26 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 156 में अगर 26 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई 182। ठीक है, अब 126 के बाद अगली संख्या क्या जोड़ेंगे हम, 28। 2 का अंतर है ना भाई सब में। 182 में 28 जोड़ के देखो 210 आ रहा है कि नहीं। 182 में जब 28 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगली संख्या क्या हो जाएगी, 182। मतलब 156 में अगर 26 जोड़ा तो क्या आया था अपना 182, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा अपना 182। ठीक है भाई, चलिए सरल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। 9th क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। 3800 माइनस 22 इंटू 1968 भाग 48 बराबर, क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लूँ। ठीक है, इंटू 7। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। अगर बोर्ड मास का रूल आपको नहीं पता है तो उसका भी वीडियो बना दिया है मैंने, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाना, उन वीडियो को अच्छे से देख लेना है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास में किसको सॉल्व करते हैं भाई, अभी जितने भी साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, इनमें से सबसे पहले तो भाग को सॉल्व करते हैं। 1968 को 48 से भाग दो भाई। 48 में 4 का इंटू करने पर आता है भाई 192। ठीक है, बचेगा कितना, 196 में से 192 माइनस करेंगे तो 4। 48 में 48 का एक बार भाग जाता है। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास बचा भाई 3800 माइनस 22 इंटू 41 बराबर में x इंटू 7। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इंटू करना है। ठीक है, 22 का एक में पहले लिख लेते हैं हम। 3800 माइनस 22 का ये एक में इंटू करेंगे तो 22 एकम 22 बचेगा 2 हासिल 2। 22 का 4 में इंटू करेंगे तो 88 और 2 हो जाएगा भाई 90। ठीक है, अब यहाँ पर x इंटू 7। अगर 3800 में से 902 माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा भाई, 3800 में से अगर 902 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2898 बचेगा। ठीक है, और बराबर में क्या अपने पास x इंटू 7। ठीक है, माइनस तो कर लोगे ना आप लोग। ठीक है, अब 7 से 2898 काटो, 7 चौक 28। ठीक है, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28। तो क्या आया भाई आपके पास आंसर 414। 414 ऑप्शन में है क्या भाई, है पहले नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से भाई सभी क्वेश्चन देखते जाओ, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इन जो भी टॉपिक हैं मैं पूरे टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा टॉपिक का मैं वीडियो बना दूंगा आपको। जैसे टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा मैं, आपको उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, तो बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। बहुत सरल क्वेश्चन है भाई। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है
तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/12। ये बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप मेरे पिछले जो भी मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/12। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी, बी की कार्य क्षमता भाई ए की कार्य क्षमता से 50% ज़्यादा है, अधिक कार्य कौशल है, मतलब 150% कार्य क्षमता है इसकी। 50% अधिक का मतलब क्या होता है 150%। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगी ए की कार्य क्षमता की 150%। ठीक, अब इसको 50 से काटा हमने 3 बार और ये 2 बार, 3 से भाई 12 कटेगा 4 बार, तो ये बी की कार्य क्षमता आ गई 1/4 में 2 का इंटू करेंगे तो 8। अगर बी की कार्य क्षमता 1/8 है तो वह एक दिन में या फिर एक कार्य को कितने दिन में करता है 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा 8 दिन में कर लेगा। ठीक है भाई, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 11वां क्वेश्चन। इनने बोला कि किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं, और यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। भाई है तो सरल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इन्हें लेंदी कर दिया है क्वेश्चन को। देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सरल है। इन्हें क्या बोला भाई, ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं भाई बी से 10% कम। ए को कितने मिले हैं भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ए को कितना मिला है, ए को मिला है भाई, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं, ए को मिला है भाई बी से 10% कम। अगर बी को 100 मिला होगा तो ए को कितना मिला होगा 90। ठीक है, अगर इसको 10 से काटेंगे तो ये 9/10 आएगा। ए और बी का अनुपात क्या हो गया 9/10। ठीक है, अब देखो बी को कितना मिला है, बी को मिला है सी से, क्वेश्चन पढ़ो, बी को सी से 25% अधिक, बी को सी से 25% अधिक। अगर सी को 100 मिला होगा तो बी को 25% अधिक मतलब 125 मिला होगा। 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4। ठीक है, फिर क्या बोला इन्हें, सी को डी से कितना परसेंट कम मिला है 20% कम। सी को डी से 20% कम मिला, अगर डी को 100 मिला होगा तो सी को 20% कम मतलब कितना मिला होगा 80। ठीक है, 20 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 और ये 5। ठीक है भाई, तीनों के अनुपात पता चल गए। अब ए बी सी डी का अनुपात निकाल दो आप, ए बी सी और डी का अनुपात। ठीक है, ए का अनुपात क्या आता है, ए बी का 9 और 10। ठीक है, बी सी का क्या आया था भाई 5 और 4, तो बी के नीचे 5 और 4। ये अगर रेशो निकालना नहीं आता हो आपको तो ये आना चाहिए। ठीक है, और सी और डी का अनुपात क्या है 4-5, सी के नीचे 4 लिख दिया, डी के नीचे 5 लिख दिया। ठीक है, अब रेशो निकाल लेते हैं, इन सब का इंटू कर दो भाई, 9 का 5 में इंटू किया 45, 45 का 4 में इंटू करेंगे तो 180। ठीक है, 180। फिर बी का क्या हो जाएगा, 10 का 5 में इंटू किया 50, 50 का 4 में इंटू किया 200। ठीक है, उसके बाद सी का कैसे निकालते हैं, इन सब का इंटू कर देते हैं, 10 का 4 में इंटू किया 40, 40 और 40 में 4 का इंटू किया 160। ठीक है, फिर इन सब का इंटू कर दो, ये हो जाएगा 200। ठीक है भाई, ये आ गया रेशो, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, अनुपात आ गया भाई 18, 20, 16, 20। ठीक है, 2 से भी कर सकता है, ये काटना हो तो काट देना आप लोग। अब हमें निकालना क्या है, अब देखो इन्होंने बोला ए को 500 में से 270 अंक मिले, ए का अनुपात क्या है भाई 18। ठीक है, 18 है अनुपात ए का, और इसको मिले कितने अंक है 270। ठीक है, और डी के अंक निकालना है हमें, तो डी को कितने मिले हैं, डी का यूनिट है 20, मतलब 18 यूनिट बराबर अगर 270 है तो 20 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 से काट दो नहीं तो 2 बार, ये 30 बार, फिर 2 से काटेंगे हम 15 बार। अगर 1 यूनिट बराबर 15 है तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 300, मतलब डी को 300 अंक मिले। अब इसको डी को कितने % अंक मिले, तो
डी का परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? देखो डी को 300 अंक मिले कितने में से भाई? 500 का पेपर हो रहा है, 500 में से परसेंट में निकालना है तो किसका इंटू करेंगे? 100 का। 0 से 0 काट दिए, 5 से 300 को काटेंगे 60 बार, तो 60% अंक। 60% अंक मतलब ए ऑप्शन सही है इसका, पहला नंबर का। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत इनने बोला है कि 32 है। अगर 6 संख्याओं का औसत 32 है तो टोटल कितना हो गया भाई? 6 का 2 में इंटू किया 12 बचा 1, 6 का 3 में इंटू किया 18 और 1 19। 6 का टोटल तो आ गया भाई अपने पास कितना? टोटल 192। अब क्या बोल रहा है? पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी। प्रत्येक में 2 की वृद्धि, तो 3 में कितने की वृद्धि होगी भाई? 6 की। प्रत्येक में 2 की वृद्धि तो 3 में 6 की वृद्धि, और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया। मतलब प्रत्येक में अगर 4 घटाया तो 3 में कितना घटा दिया? टोटल 12। ठीक है, तो अब जाके टोटल कितना आया आपका? इनको कैलकुलेट करोगे 192 में 6 जोड़ोगे तो 198। 198 में से अगर 12 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा भाई 186। ठीक है, अब 186 बचा है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि नया औसत क्या होगा? तो संख्याएं कितनी? 6 ही हैं अपने पास संख्याएं, और अभी टोटल कितना बचा अपने पास? 186। 6 से 186 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 31। 31 ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो आप 31 डाल लो, 31 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भाई, यदि एक मिनट ठीक है अपना, ठीक है 2x + 3y रेशो 3x + 5y इक्वल टू 18 रेशो 29 है, तो x रेशो y का मान बताए। बहुत सरल है, बहुत सरल है। x और y के मान यहाँ से उठा लो और रख के देखो, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 3:4। 3:4 मतलब ये किसका मान है भाई? ये मान है आपका x और y का। ठीक है, x और y के मान ये। मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या है भाई? 2x + 3y, ठीक है, रेशो 3x + 5y इक्वल टू 18/29। तो आप यहाँ से देखो x और y के, x अनुपात y के मान दिए गए हैं ये पूरे। पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, x की जगह 3 रखना है और y की जगह 4 रखना है। यहाँ पर रख के देखो, अगर 18:29 आ गया तो वही आपका आंसर होगा, ज़्यादा परेशान मत हो। अब x की जगह क्या रखना है? 3, y की जगह 4। x की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और y की जगह 4 रखेंगे तो 4 दिया 12, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का 3 में इंटू किया 9, और 4 का 5 में इंटू किया 20। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करो, 12 और 6 हो जाएगा 18, और 20 और 9 हो जाएगा 29। मतलब पहले ही सही निकल गया यार, बहुत जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई बहुत सरल क्वेश्चन था। चलो भाई अब 14th क्वेश्चन पर आते हैं। 14th क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है यार। इन्हें बोला है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? चलिए ठीक है भाई, जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सबसे पहले तो आप ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है भाई हमारे पास दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर कौन चल रहा है? चाल किसकी है? रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी की चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? समय हमें निकालना है, और जब भी दूरी रखना हो हमें, ठीक है, तो किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार कर रही है जिसकी दूरी होती है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ, ट्रेन की लंबाई क्या है भाई? 120। ठीक है, इसके साथ जिसको भी वो पार कर रही है अगर उसकी दूरी है तो ऐड करके रख दिया करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 230। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मीटर में है दूरी और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो यार। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में और इसको मीटर में। इसको मीटर में, ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का इंटू कर दो। 18 से 90 कटेगा 5 बार, तो अपने पास आ गया ये 25। 120 में 230 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई अपने पास 350। ठीक है, एक्स।
ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 14, ठीक है। अब 14 क्या आ गया भाई, समय 14 ऑप्शन दिख रहा है क्या, 14 सेकंड। अब ये कैसे समझ में आएगा कि सेकंड है, देखो भाई अपन ने चाल को कर लिया था मीटर पर सेकंड में, तो समय की यूनिट क्या अपने पास सेकंड, ठीक है। तो ये 14 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं 14, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता कि 14 सेकंड 14 मिनट, तो आप इससे समझ लेना चाल की यूनिट से मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड ही लगाना है आपको, मिनट नहीं लगाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत सरल, ये भी सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसमें। 15वां क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात चाल का अनुपात, देखो भाई स्पीड का रेशो दे दिया है, स्पीड का रेशो क्या दिया है 7:9। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से। दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में, ठीक है। पहली रेलगाड़ी का टाइम और दूसरी रेलगाड़ी का टाइम दिया है, पहली रेलगाड़ी का टाइम क्या दिया है 4, और दूसरी रेलगाड़ी का टाइम दिया है भाई 6। पहली रेलगाड़ी 4 सेकंड में जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी 6 सेकंड में जा रही है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ठीक है भाई। अब चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें निकालना क्या है समय, ठीक है। समय को हम मान लेते हैं x, ठीक है। चाल की जगह क्या रखोगे आप, चाल दी है क्या, विपरीत दिशा में जब जाती हैं रेलगाड़ी या फिर व्यक्ति विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये मैं जब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो दोनों चालों को आप जोड़ दो, 7 और 9 क्या हो गया आपका 16, ये रख दिया हमने चाल को 16, ठीक है। दूरी की जगह आपको क्या रखना है, ठीक है। अब दूरी की जगह क्या रखोगे, दोनों रेलगाड़ियाँ दूरी की जगह रखना है, तो दोनों जितना दूरी तय कर रही हैं दोनों की ऐड करके रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 7 और समय है 4, ठीक है। तो इसने कितनी दूरी तय की होगी, 7 का 4 में इंटू किया, दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल है 7 और समय है 4, तो पहली रेलगाड़ी की दूरी क्या होगी 28, ठीक है। इसी तरह से दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, दूरी क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, 9 का 6 में इंटू किया 54, 28 और 54 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 82, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 16 बराबर 82 बटा x यहाँ पर 82 बटा 16 से अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा भाई 5 बार कटेगा, 2 बटा 16, 2 से 1 बार और ये 8 बार, 5 सही 1 बटा 8, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में मैंने नहीं लिखे हैं, थोड़ा सी गलती थी उनमें, ठीक है। तो समझ जाओगे आप, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा चैप्टर करा दूंगा पर परेशानी नहीं जाएगी आपको, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अभी मैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बताने लगूँगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है भाई। इन्हें क्या बोला है, इन्हें बोला है कि द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 101 टू 120, 101 से लेकर 120 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं, मतलब संयुक्त संख्या कितनी है। अब भाई इसके लिए हमें पहले संयुक्त संख्या जानना जरूरी है। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सुनो भाई। सबसे पहले ऐसे नंबर्स जिनमें खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए, कम से कम एक संख्या से तो जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, 10 से लेकर 20 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे। आपको 10 से 20 के बीच में ऐसी संख्याएं देखना है जिनमें खुद के अलावा दूसरी किसी न किसी एक संख्या से भाग जाए, ठीक है। जैसे 11, ठीक है, 11 में सिर्फ खुद से भाग जा रहा है और किसी संख्या से नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। 12 को चेक करो भाई, 12 में खुद के अलावा दूसरी संख्या से भाग जा रहा है, ये है। 13 में सिर्फ खुद से भाग जा रहा है, ये नहीं है। 14 में खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है।
15 में खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, जैसे 3 से 5 से भी भाग जा रहा है, तो ये है। 16 में खुद के अलावा 8, 2, 4 इनसे भी भाग जा रहा है, तो कंपोजिट नंबर है। 17 में खुद के अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा, तो ये नहीं है, ठीक है। 18 में खुद के अलावा 2 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, तो कंपोजिट नंबर है। 19 में सिर्फ खुद से भाग जा रहा है, तो ये नहीं है। 20 तो देखना ही नहीं है, 10 और 20 के बीच में, तो कितने कंपोजिट नंबर हो गए भाई? 5, ठीक है। इसी तरह से हमें 101 से 120 तक निकालना है, तो इसको पहले तो मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। 101 से लेकर 120 तक चेक करो भाई। 102 कंपोजिट नंबर है क्या? है। 103 है क्या? 103 में किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, ये नहीं है, ठीक है। 104 है क्या? सम संख्या तो होंगी यार। 105 में 5 से जाता है, होगी। 106 ये तो होगी, सम संख्या है, सम संख्या पर 2 से भाग जाता ही है। 107 कंपोजिट नंबर है क्या भाई? चेक करो भाई जल्दी से। 3 से जा रहा है क्या इसमें? 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये नहीं है भाई, कंपोजिट नंबर नहीं है ये, ठीक है। ये 108 तो होगी। फिर उसके बाद 109 है क्या? 109 को चेक करो भाई जल्दी से। 109 कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। 110 कंपोजिट नंबर है। 111 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 3 से भाग जा रहा है। 112 है। 113 कंपोजिट नहीं है, ठीक है। 114 है क्या? है। 115 भी होगी, 5 से भाग जा रहा है। 116 भी होगी। 117 है क्या भाई? 117 भी कंपोजिट नंबर है। 118 भी है। 119 कंपोजिट नंबर है क्या? चेक करके देखना पड़ेगा भाई आपको, नहीं है। 120 होगी, तो चेक कर लो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कंपोजिट नंबर है, ठीक है भाई। समझ में आ गया सबको? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 17वां क्वेश्चन। इनने बोला है भाई कि 6800 रुपये को 6800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक दर से 3 से 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3 से 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो। मतलब दोनों का ऐसा ही बराबर है, दोनों राशियों पर। दोनों राशि 6800 रुपये में से हैं। अब दोनों राशियों को कुछ मान लो भाई, आप x मान लो और इसको मान लो y, ठीक है। पहली राशि पर ब्याज की दर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन मान लिया भाई पहली राशि x, उस पर दर कितनी लग रही थी भाई? 6% दर लग रही थी, ठीक है, 6%। और समय कितना था? 3 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 10/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 10/3। और अपॉन में क्या होता है? 100, ठीक है। दूसरी राशि क्या मानी हमने? y, ठीक है। इसकी दर क्या थी? 4%। और समय क्या था भाई? 3 से 1/2। 3 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 7/2, ठीक है। और अपॉन में 100, ठीक है। 100 से 100 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से इसको 4 को काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काट दिया 5 बार, और 2 से ये 6 को भी काट दिया अपन ने 3 बार। तो यहाँ पर x, ठीक है, और ये y नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा अपने पास? 7/2, ठीक है। और यहाँ का 15/3 से 3 भी काट दिया, 5 चला जाएगा नीचे, 5 चला गया भाई नीचे। तो अपने पास आ क्या गया? x और y का रेशो, दोनों राशियों का अनुपात आ गया 7/10, ठीक है। दोनों राशियों को 7/10 के अनुपात में बांट दो। पहली राशि निकालो भाई, पहली राशि 6800 रुपये को बांट दो आप, 6800 रुपये को 6800 को बांट दो। 6800 में से पहली राशि निकालते हैं 7, कितने में से? 7 और 10 17, ठीक है। 17 चौक 68 होता है। 400 में 7 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 2800। 2800 करके पहली राशि ऑप्शन में है दूसरे नंबर का ऑप्शन। दूसरी राशि निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो इस तरह से सॉल्व कर लेना। 18वां क्वेश्चन देखो भाई, सरल क्वेश्चन है यार, ये तो आप ही लोग कर लोगे। एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है, ठीक है। पहला मजदूर अगर एक काम को, पहला मजदूर है वो किसी एक काम को 50 घंटे में करता है, तो एक दिन का काम क्या, 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा उसका? 1/50, ये तो आपको बनता है। 1 घंटे में अगर 1/50 काम करता है तो ये बोल रहा है 5 घंटे बाद वो विराम ले लेता है। तो 5 घंटे में कितना काम कर पाएगा वो? 5 से इंटू करके देगा, 1/10 काम कर लेगा वो, ठीक है, 5 घंटे में। अगर 5 घंटे में 1/10 काम कर लिया है तो वह कितना काम करना बाकी है उसका? 1/10 काम कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से 1 काम कर लिया उसने। अगर 10 में से 1 काम कर लिया तो बचा कितना? 9, कितने में से? 10 में से। तो 10/9 का मतलब क्या होता है?
0.9 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था यार। ठीक है, समझ में आया सबको? कमेंट करके ज़रूर बताना भाई सभी लोग। ठीक है, अब अगले 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनके आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, इनके ऑप्शन दिए गए हैं दोनों 19 और 20। इनके आंसर जो हैं आपको कमेंट करके बताना है मुझे।